नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 6 मई 2023 और आज आपका एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं और आने वाले शिफ्ट में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। इसी आशा के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूँ और वीडियो देखते देखते ही आपको क्वेश्चन याद हो जाता होगा, क्योंकि ये मेरी भी गारंटी बनती है। नहीं तो कंटेंट तो दुनिया भर का है, अगर याद ही ना करा पाए तो क्या पढ़ाना। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, लघु अंडमान से कार निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है। देखिए इस फॉर्म में 3 डिग्री है आपका, एक तो आपका 8 डिग्री है, एक तो आपका 9 डिग्री है और एक तो आपका 10 डिग्री है। आज के बाद आप कभी नहीं कंफ्यूज होइएगा कि कौन सा डिग्री किसको अलग करता है या जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे क्या लिखा है, लघु अंडमान से कार निकोबार द्वीप। लघु का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में छोटा, शॉर्ट, है ना। तो छोटका से बड़का को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सबसे बड़का। 8, 9 और 10 में सबसे बड़का कौन है भाई, तो 10 है ना। तो 10 से छोटका को बड़का याद रखिएगा, है ना, लघु अंडमान से कार निकोबार को। इसके अलावा मालदीव और मिनिकॉय सेम अक्षर मौ से स्टार्ट हो रहा है, मालदीव और मौ से मिनिकॉय, तो दोनों जो सेम से स्टार्ट हो रहा है वो सबसे छोटा वाले से जुड़ रहा है 8 डिग्री से। और एगो जो बच गया मिनिकॉय से लक्षद्वीप, ये 9 डिग्री से जुड़ रहा है। आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, सबसे बड़का से सबसे छोटका को जोड़ना और दोनों सेम नाम से स्टार्ट होने वाले को सबसे छोटू 8 वाले से जोड़िए। अब बीच वाला जो बच गया 9 डिग्री उसको मिनिकॉय से लक्षद्वीप, तो मान लीजिए 2 को याद है तो बीच वाला छोटकू तो अपने आप आ जाएगा 9 डिग्री वाला, है ना। तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के मेंस में कि 1973 ईस्वी से पहले लक्षद्वीप को क्या कहा जाता था। जो लक्षद्वीप आजकल हम बोलते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसे क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था लक्का द्वीप। क्या, लक्का द्वीप या अमीनी द्वीप, ये इसी का नाम है, लक्का द्वीप या अमीनी द्वीप नाम है किसका, लक्षद्वीप का। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो बताइएगा अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, और अंडमान एंड निकोबार जो स्थित है ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो दोनों बात क्लियर हो गया। अंडमान निकोबार में आपका, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में। 1973 से पहले लक्षद्वीप को लक्का द्वीप या अमीनी द्वीप कहते थे, है ना। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और अंडमान को जोड़ता है। मालदीव से मिनिकॉय सेम अक्षर से स्टार्ट हो रहा है तो 8 डिग्री से जोड़ेंगे, मिनिकॉय से लक्षद्वीप को 9 डिग्री से जोड़ेंगे। इसके अलावा ये तीनों हो गया। प्रसिद्ध बैरन द्वीप का नाम आपने सुना होगा, ये सक्रिय ज्वालामुखी है इंडिया का, ये आपका स्थित है अंडमान निकोबार में। इसके अलावा इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बंटन नेशनल पार्क, ये भी आपका स्थित है कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। देखिए अंडमान में आपका नॉर्थ बंटन नेशनल पार्क भी है, ठीक है, और साउथ बंटन नेशनल पार्क भी है, ये दोनों ही अंडमान निकोबार में ही स्थित है। और सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी स्थित है ना। इसके अलावा भारत व श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है दोस्त, तो पाक जलडमरू मध्य है। कौन सा है, पाक जलडमरू मध्य। इसे मन्नार की खाड़ी से भी हम अलग करने की जो बात कहते हैं, मन्नार की खाड़ी भी, आप अगर ऑप्शन में पाक जलडमरू मध्य नहीं है तो मन्नार की खाड़ी भी चलेगा, राम सेतु भी चलेगा, भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा बनाने वाला, है ना, एडम ब्रिज भी चलेगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा नॉलेज विस्तृत कीजिए दोस्तों। आप लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो जो है काफ़ी लेंदी है, थोड़ा शॉर्ट कीजिए दोस्तों। आप ईमानदारी से कहिएगा कि अगर हम 30 से 40 मिनट लेते हैं तो 400 क्वेश्चन में से 250 याद करा पाते हैं कि नहीं। अगर इतना आप सीखेंगे तो टाइम तो थोड़ा देना ही पड़ेगा, है ना। तो पाक जलडमरू मध्य हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, एडम ब्रिज हो गया या राम सेतु हो गया, ये भारत और श्रीलंका के मध्य सीमा बनाने का काम करता है। देखिए मन्नार की खाड़ी में ही आपका डुगोंग प्रजाति के जो है संरक्षण के लिए केंद्र खोला गया है। डुगोंग क्या होता है, तो डुगोंग एक समुद्री जीव होता है जो आपका गेंडा के जैसे होता है, लेकिन ये शाकाहारी होता है। तो ये भी बताइएगा कि मन्नार के खाड़ी में पाया जाता है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। एक बार पूछा गया था कि ये जो रेड क्लिफ रेखा है किसके नाम पे रखा गया है, तो बताइएगा सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे रखा गया है रेड क्लिफ रेखा। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 24वीं समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन भी जो है सीमा बनाता है, लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं मानता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद एक आपने डूरंड लाइन का नाम सुना होगा।
डूरंड लाइन जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान के बीच में स्थित है डूरंड लाइन। थोड़ा फास्ट चलेंगे, टाइम बचा रहे हैं फिर से आपका। इसके अलावा नेपाल भूटान व चीन के सीमाओं से मिलने वाली कौन सी भारतीय राज्य है? देखिए कल पूछा गया था कि नेपाल से सटा हुआ कौन सा भारतीय राज्य नहीं है, तो नेपाल से हमने बताया भैया उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज जो है नेपाल भूटान और चीन के सीमाओं से मिलने वाला कौन सा भारतीय राज्य है? तो ये आपका सिक्किम है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि नेपाल भूटान और बांग्लादेश से मिलने वाला कौन सा भारतीय राज्य है, तो आपको बताना क्या है? क्या बताना है भाई? पश्चिम बंगाल बताना है। ठीक है, ये तीनों राज्य जो है आपका नेपाल भूटान और बांग्लादेश से मिल जाता है आपका कौन? पश्चिम बंगाल। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही स्टेट के जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनते हैं, तीन तीन देशों से बनते हैं। नेपाल भूटान और चाइना से बन जाता है सिक्किम का, नेपाल भूटान और बांग्लादेश से बन जाता है किसका? पश्चिम बंगाल का। अब सिक्किम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे। सिक्किम के बारे में पूछा जाता है कि पूर्णतः राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1975 में मिला था और ये आपका 22वां राज्य बना था इंडिया का, और इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था। देखिए 1975 से आपको एक चीज और याद रखने योग्य है, 1975 में ही देश में आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पे आपातकाल घोषित किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये तो आप भी जानते होंगे क्योंकि ये बहुत बवाल हो गया था। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, गीदड़ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए गीदड़ नृत्य जो है ये आपका राजस्थान से संबंधित है। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा संभावना है इसे पूछे। क्यों? क्योंकि कलबेलिया अभी अभी पूछा है। देखिए कलबेलिया नृत्य जो है इसे सपेरों समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे सपोरों का नृत्य भी कहा जाता है। घूमर नृत्य जो है ये मीना समुदाय के लोग करते हैं राजस्थान के अंदर, और कौन से त्योहार के अवसर पे? तो गणगौर त्योहार के अवसर पे। ठीक है, और सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं। इसके बारे में और भी एक एडिशनल जानकारी है। डंडा नाच को यहाँ से काट देंगे क्योंकि एक होता है, देखिए इस प्रकार से 3 होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा शब्दों का जाल है। एक होता है डंडिया नाच, डंडिया जो है ये राजस्थान का है। ठीक है, और एक होता है डांडिया, देखिए थोड़ा सा दिक्कत है, डांडिया ये आपका गुजरात का हो जाता है। और एक हो जाता है डंडा नाच, ये हिमाचल प्रदेश आदि के साइड में किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ से इसको जो है अभी स्किप कीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ढोल नाच भी जो है आपका राजस्थान में होता है। भवई ये राजस्थान में है। अग्नि लोक नृत्य का प्रकार है, ये भी आपका राजस्थान के अंदर होता है। और शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम को भी अग्नि नृत्य कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य में जो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है उसे भी अग्नि नृत्य कहा जाता है। एक लुर्र नृत्य होता है जो भी आपका राजस्थान से संबंधित है। बाद बाकी राजस्थान में और क्या है? थार मरुस्थल है जो इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा अगर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर आपसे कोई डेजर्ट पूछ रहा है एशिया स्तर पे, तो बता देना गोबी है। और गोबी कहाँ पे है भैया? मंगोलिया में है। कहाँ पे है? मंगोलिया में है। मंगोलिया की राजधानी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उलान बटोर है। कहाँ पे है? उलान बटोर है। ठीक है, माउंट आबू जो यहाँ पे आपका माउंट आबू में जो है एक जैन समुदाय का जो है यहाँ पे मंदिर भी है, ये माउंट आबू राजस्थान में है। राजस्थान में ही जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है गुरु शिखर के बारे में। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा आपका स्टेट है राजस्थान, ये तो आप भी जानते होंगे। घूमर नृत्य में सिर्फ महिलाएं भाग लेते हैं, अभी अभी बताया गणगौर त्योहार के मौके पे किया जाता है। इसके अलावा पंजाब में एक नृत्य है गिद्धा नृत्य, इसमें भी खाली महिलाएं भाग लेती है, ये बात भी ध्यान रखना है। पंजाब में एक भांगड़ा नृत्य है, इसमें खाली पुरुष भाग लेता है। पंजाब के अंदर एक भांड नृत्य होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। एक जम्मू कश्मीर के अंदर पाथेर भांड नामक मतलब नृत्य होता है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए जम्मू कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी हुआ करता था, अब तो हालांकि कम हो गया है, तो इससे आप याद रखेंगे कि पाथेर भांड जम्मू कश्मीर का है और खाली भांड जो है ये पंजाब का है। भांगड़ा भी पंजाब का है जो पुरुष करता है, और गिद्धा भी पंजाब का है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट मैं यहाँ पे बताना उचित समझूंगा, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे कल भारत रत्न को छेड़ा है तो अब साहित्य अकादमी से भी पूछा जा सकता है। आज मैंने इसके ऊपर कुछ पहले वीडियो में बताया भी था, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले 2 कैडर की होती है, एक तो जनरल पुरस्कार होती है और दूसरा जो होता है फेलोशिप अवार्ड होता है। तो डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार में पुरस्कृत राशि पूछा गया था पिछले साल MTS में, तो 1 लाख रुपया
ताम्रपत्र और वह एक शॉल दिया जाता है। शॉल मतलब चादर टाइप से, जो आपका गजल गायक वगैरह के कंधे पे आप देखते होंगे। तो ये तो हो गया जनरल पुरस्कार में। देखिए, एक होता है साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड, इसमें आपको 3 लाख रुपया का दिया जाता है। तो अगर जनरल वाला पुरस्कार खाली साहित्य आदमी लिखा है तो 1 लाख दीजिएगा, और खाली फेलोशिप अवार्ड लिखा है साहित्य अकादमी में तो 3 लाख रुपए की राशि बताइएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख के रुपए की राशि दी जाती है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, ये सब जो है साहित्यिक पुरस्कार है इंडिया के अंदर, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। अब साहित्य अकादमी जो करंट वाला मिला है, ये आज मैं पहले वीडियो में बनाया था कि भाई हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को मिला है, और इंग्लिश भाषा के लिए जो है आपको अनुराधा राय को दिया गया है। हिंदी भाषा में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए, और अंग्रेजी भाषा में ऑल लाइव्स वी नेवर लिव्ड, सभी जिंदगी हम नहीं जी सकते, इस प्रकार से जो इसका हिंदी आएगा, इसके लिए अनुराधा राय को, और तुमड़ी के शब्द लिए बद्री नारायण को दिया गया है। यहीं पर ही मैंने बताया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषा में, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है इसमें तो दिया ही जाता है, साथ ही राजस्थानी और इंग्लिश में भी दिया जाता है। तो कुल मिला के 24 भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत का श्रेय किस गवर्नर को दिया जाता है? आपसे पूछा गया था अभी अभी परसों के एक शिफ्ट में कि जब सती प्रथा के अंत किया गया था तो ये श्रेय किस गवर्नर को दिया जाता है। ठीक है, तो सिविल सेवा का जो अंत हुआ था ये लॉर्ड कार्नवालिस, माफ कीजिएगा, सिविल सेवा की जो शुरुआत हुआ था ये लॉर्ड कार्नवालिस के समय हुआ था, और लॉर्ड कार्नवालिस को इसका श्रेय दिया जाता है। यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी जो भी होता है ना, ये सिविल सर्विस में आ जाता है। तो ये आपका जो है लॉर्ड कार्नवालिस के समय इंडिया में चालू हुआ था। इसके अलावा जो आपका भारतीय रेल की, अच्छा कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई सिविल सेवा की शुरुआत कब से हुई, तो 1926 बताइएगा। ठीक है, 1926 भारतीय रेल की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो ये 1853 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ये बड़ा ही अच्छा काम किया। आज हमारे देश के जो अर्थव्यवस्था के विकास में इनका अहम रोल होता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कौन करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ठीक है, आज जो बांग्लादेश देख रहे हैं ये भी कभी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। अगला, राज्य हड़प नीति कौन करे थे? डलहौजी किए थे। ये गंदा काम किया था। और सबसे पहले किसे हड़पा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 1848 में सतारा को सबसे पहले इन्होंने ब्रिटिश राज में मिलाया था। अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकेले को कहा जाता है। मैकेले को, रपट को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार, इससे पूछा जाता है कि 1909 में जो अधिनियम बना उसे क्या कहा जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और इसी सुधार में सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव का बात इंडिया में हुआ। सांप्रदायिक चुनाव मतलब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं अलग चुनाव करेंगे और जो हिंदू समुदाय के लोग हैं अलग चुनाव करेंगे। 1919 के जो अधिनियम बने इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है। यही वो चेम्सफोर्ड है जिसके काल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और जालियांवाला बाग जो है किस लिए हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के लिए हुआ था। रॉलेट एक्ट बिना कानून, बिना अपील, बिना दलील का एक कानून था। शक के दायरे में किसी भी इंसान को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसी को विरोध करने में जो है कुछ नेता को गिरफ्तार कर लिए गए, जैसे सैफुद्दीन किचलू वगैरह को। और इसी के लिए हम शांतिपूर्ण ढंग से जालियांवाला बाग में एक बैठक कर रहे थे, तभी जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दिया। बाद में उस डायर को डायरिया हो गया, डायरिया नहीं हुआ, उधम सिंह ने गोली से टपकाया। इसके अलावा अगला प्रश्न, राज्य में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? देखिए, केंद्र में वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के थ्रू प्रेसिडेंट महोदय करते हैं, जनरली 5 ईयर के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कैमा वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वां चल रहा है। इसका जो अभी अध्यक्ष है ये कौन है, तो एनके सिंह है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 4+1 होते हैं, यानी 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई। राज्य में भी वित्त आयोग का गठन होता है। आर्टिकल 243I और वाई, ये वाला आर्टिकल के थ्रू जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और राज्य के अंदर जो वित्त आयोग का गठन होता है ये गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं उस राज्य के। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने बताया था ना कि 243 में बहुत सारे पार्ट है भाई, आई वाई ये सब ए से लेकर, है ना। अब बीच में गैप भी है, ऐसा नहीं कि पूरा अल्फाबेट यूज है, ऐसा नहीं है। तो ये ग्राम पंचायत से भी संबंधित है, नगर निगम से भी संबंधित है। और इनके जो पार्ट आई है
उसमें वित्त आयोग के गठन की भी चर्चा है। ध्यान रखें, केंद्र में वित्त आयोग का गठन 280 बता ही दिए। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है सेंट्रल में, और केंद्र राज्य में गवर्नर के द्वारा। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था ये कब हुआ था, तो बताइएगा 1951 में हुआ था। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं केसी नियोगी बाबा बने थे। कौन? केसी नियोगी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक इस फॉर्म में और प्रश्न पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो आपको आंसर क्या देना है? सन्मुखम शेट्टी, एस शेट्टी याद देना है, आप मतलब आंसर देना है स्वतंत्र भारत का। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गणतंत्र भारत का प्रथम बार बजट किसने पेश किया था, तो आपको देना है जॉन मथाई। कौन? जॉन मथाई। सभी क्वेश्चन A to Z वाला रिफाइंड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो आपको बताना है मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई, है ना। ये सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं। और मोरारजी देसाई के बारे में एक और रिकॉर्ड है कि ये पहली बार गैर कांग्रेसी जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। गैर कांग्रेसी मतलब ये बिना कांग्रेस के पार्टी, ये जनता पार्टी के सरकार से PM चुने गए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के बारे में बता दिया, NK सिंह जो है अध्यक्ष हैं। चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आता है कि केंद्र राज्य संबंध से कौन सा समिति संबंधित है, तो आपको सरकारिया आयोग की जो है बात करना है। 1983 में इसकी गठन हुआ था। इसके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भीमराव अंबेडकर ने कब किया? तो 1924 में किया था। भीमराव अंबेडकर का एक किताब है ये वेटिंग फॉर वीजा, है ना। वेटिंग ये नहीं होगा, वेटिंग फॉर वीजा किताब का नाम है। ये भीमराव अंबेडकर साहब का किताब है। भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का चाणक्य, संविधान का निर्माता कहा जाता है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। जहां भी हरिजन शब्द आ जाए ना, तो महात्मा गांधी साहब से इसे मैच कर दीजिएगा। 1932 में भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो चलाया गया था 1905 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किए थे। और ज्योतिबा फूले की जो धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फूले, इन्हीं के प्रयास से महाराष्ट्र के पुणे में प्रथम बार बालिका विद्यालय की जो है स्थापना हुई। इसीलिए सावित्रीबाई फूले को जो है भारत में प्रथम महिला टीचर, लेडीज टीचर होने का जो है मतलब रिकॉर्ड इनके नाम है, ठीक है। इसके अलावा ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक भी है। VVI करके रखेंगे। ये पुस्तक CHSL में पूछा गया है। विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। यही वो लॉर्ड कैनिंग है जो चल के बाद में भारत का प्रथम वायसराय बना 1857 के बाद। जब 1857 में हमारी हार हो गई, हालांकि हम काफी हद तक सफल हो गए थे, लेकिन एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिलने के कारण हमारी हार हो गई। इससे पूछा जाता है कि भाई 1857 की विफलता का कारण क्या है, तो कहिएगा एक मतलब उचित नेतृत्व के अभाव, है ना। तो इसमें हमारी हार हुई और इसके बाद जो है गवर्नर का पोस्ट को वायसराय के पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया और इस प्रकार कैनिंग जो है प्रथम वायसराय बना इंडिया का। 1857 से एक क्वेश्चन और आता है कि इसके परिणाम स्वरूप और क्या क्या हुए। तो इसके परिणाम स्वरूप इंडिया का जो कानून व्यवस्था है ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन से ऑपरेट होने लगा, वहां के महारानी के द्वारा। विधवा आश्रम की स्थापना किसने किया था? DK कर्वे ने किया था। विद्युत धारा को मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आमीटर का प्रयोग करते हैं आप विद्युत धारा को मापने में। और आमीटर को हमेशा किस क्रम में कैसे जोड़ना चाहिए, सीरीज या पैरेलल जोड़ना चाहिए? तो आप हमेशा कहेंगे सीरीज में जोड़ना चाहिए। अमीटर से जो विद्युत धारा मापते हैं तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और ए से हम इसे डिनोट करते हैं, जो करंट होता है एम्पियर में मापा जाता है। इसके अलावा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। करंट कहते हैं भैया इसे अंग्रेजी में। वोल्टेज मापक यंत्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। जैसे आप घर की बिजली में जो बोर्ड में 2 छेद होता है तो यहाँ पे और यहाँ पे मीटर लगा के ना वोल्टेज चेक करते हैं, लेकिन आप करंट ऐसे नहीं चेक करेंगे। करंट को सीरीज में लाना पड़ता है। जैसे कोई बैटरी चार्ज करता था पहले गांव घर में, हमारे जमाने में करते थे, जब गांव घर में बैटरी ही एक सहारा हुआ करता था गाना वाना सुनने के लिए, तो जो गांव में चावल का मिल चलाता था जिसके यहाँ चावल बनता था धान से, है ना, तो वो बैटरी चार्ज करने का भी काम करता था। तो हमेशा जो है सीरीज में लेके करते थे, तो वहां देखे थे हम, है ना। इसके अलावा प्रतिरोध का मात्रक
मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम इस प्रकार से जो है इसका साइन है ना। ओम का नियम V बराबर आर आई आपको याद रखना है, कभी भी नंबर दिला सकता है, जहां V वोल्टेज है, R रेसिस्टेंस है और I जो है करंट होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिरोधकता का मात्रक अगर पूछे ना दोस्त तो ओम मीटर बताना, ओम के साथ साथ मीटर भी बताना प्रतिरोधकता का मात्रक। खाली प्रतिरोध का पूछे, कई बार एग्जाम में आया है ये, खाली प्रतिरोध का पूछे तो ओम, अब प्रतिरोधकता लग गया ना तो ओम मीटर बता देना, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर बदलता है। रेक्टिफायर इंग्लिश शब्द है, इसे हिंदी में दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। इसे रेक्टिफायर ही समझिए क्योंकि दिष्टकारी कोई नहीं कहता है ये, लेकिन इसका हिंदी नाम होता है। प्रत्यावर्ती धारा ऐसा धारा जो कुछ समय तक सेम दिशा में फिर विपरीत दिशा में फ्लो हो, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और एक डायरेक्ट करंट होता है दिष्ट धारा, ठीक है। दिष्ट धारा को जो है एसी में कन्वर्ट कौन करता है, इन्वर्टर करता है। घर में जो आपका इन्वर्टर लगा है, जैसे ही बिजली जाती है तो बैटरी यहाँ पे रहता है, इससे डीसी उठाता है और एसी में कन्वर्ट करता है और घर का बिजली फैन सब चलता है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्वर्टर है, ठीक है। ध्यान रखिए, घर का जो भी उपकरण है एसी वोल्टेज पे चलता है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों ये है आपका कि मकर संक्रांति किस राज्य में मनाई जाती है। देखिए अभी न्यू ईयर जो है अलग अलग स्टेट का, इस पे मैंने पूरा आपको सीट भी दे दिया और पढ़ा भी दिया हूँ। जब उगादी पूछा गया था कि उगादी त्योहार कहाँ मनाया जाता है, आपका आंसर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना था, ये नव वर्ष है। इसी प्रकार से मैंने तमिलनाडु में पोतांदु बताया था, इसी प्रकार से मैं बिहार में शीतल बताया था, इसी प्रकार से मैं महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बताया था। तो इस प्रकार से ये न्यू ईयर त्योहार है ना। केरल में बीसू बताया था, है ना। तो ये न्यू ईयर है उन मतलब उस स्थान के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मकर संक्रांति के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो मकर संक्रांति जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे मकर संक्रांति कहते हैं। सेम थिंग को गुजरात के अंदर उत्तरायण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। महाराष्ट्र में भी इसे मकर संक्रांति ही कहा जाता है। आपके सामने नक्शा हाजिर है, देख लीजिए। मकर संक्रांति जो है जनरली जनवरी महीने में मनाया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आज का डायरेक्ट महीना पूछता है, जनवरी में होता है। और जो न्यू ईयर मनाए अभी उगादी वगैरह, ये अप्रैल में होता है। ये अप्रैल का त्यौहार है और ये जनवरी का त्यौहार है। तो देखिए हैप्पी बिहू, ये कहाँ पे होगा, बिहू असम में। बिहू कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, 3 प्रकार के। एक रंगोली बिहू होता है अप्रैल में, अप्रैल आदि में, ठीक है। एक माघी बिहू होता है माघ में, है ना। हैप्पी पोंगल, तमिलनाडु में ऐसे त्यौहार को क्या कहते हैं, पोंगल। जो न्यू वर्ष होता है उसे पोतांदु कहते हैं। तो आपसे पूछ देता है तमिलनाडु का नव साल क्या है, नव वर्ष क्या है, और ऑप्शन में पोंगल पोतांदु भी रहता है। पोंगल को मत टिक करना, ये नव वर्ष नहीं है, ये मकर संक्रांति वाला त्यौहार है जो आपका जनवरी में होता है, जनरली फसलों वाला त्यौहार है, ठीक है। हैप्पी उत्तरायण गुजरात में, हैप्पी मकर बिलक्कू, मकर बिलक्कू केरला के अंदर कहता है, ठीक है। मकर बिलक्कू आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा कि कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है किस अनुच्छेद के अनुसार, तो आर्टिकल 154 के थ्रू, ठीक है। आपको पता है कि आर्टिकल 153 के थ्रू राज्य में एक राज्यपाल होगा, है ना। जिस तरह आप केंद्र में प्रेसिडेंट को समझते हैं उसी प्रकार आप राज्य में गवर्नर को समझिए। जिस प्रकार केंद्र में आप पीएम को समझते हैं उसी प्रकार राज्य में आप सीएम को समझिए। जिस प्रकार आप केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को समझते हैं उसी प्रकार राज्य में आप एडवोकेट जनरल को समझिए। काफी चीजें आसान हो जाएगा। अनुच्छेद 153 राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद 161 इंपोर्टेंट रहता है। राज्यपाल का जो क्षमादान है, जो कदाचार सिद्ध व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा डिले करवा सकता है, कम करवा सकता है, तो ये आर्टिकल 161 प्रदान करता है। राष्ट्रपति को भी इस प्रकार का क्षमादान है। भाई राष्ट्रपति तो सबसे बड़े, उनको तो रहना ही चाहिए। तो आर्टिकल 72 के थ्रू राष्ट्रपति को क्षमादान है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 165 के थ्रू राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 174 के थ्रू विधानसभा का विघटन कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा का विघटन किस आर्टिकल के थ्रू होता है, तो 85 के थ्रू कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और राज्य में 174 के थ्रू विधानसभा का विघटन कौन करता है, गवर्नर करता है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडलों में राज्यपाल का स्थान, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ये पीडीएफ अगर आप तुरंत ही बोलने लगते हो पीडीएफ, अरे भैया जो मैं इतना मौखिक रूप से लिख रहा हूँ ना, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अगर इतना मैं पीडीएफ में लिखूं ना तो कम से कम 2.5 घंटा लगेगा ये क्लास को कराने में, ठीक है। इसीलिए मैं मौखिक रूप से बोलता हूँ ताकि आप सुनो और लिखते हुए देखो भी, ताकि आपको आंख भी काम करे, दिमाग भी काम करे और कान भी काम करे, तो ज्यादा अटैक करता है अपने ऊपर और ज्यादा स्टोर होता है। मेरा ये प्रयास है कि आप देखते देखते जो हमें आप अपना 30 मिनट बहुमूल्य दे रहे हो इस वीडियो के ऊपर, इसका आपको पूरा वैल्यू मिले, ठीक है। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि ये कौन सा एमटीएस का प्रैक्टिस सेट देखना है, मैं आपको बता दूं कि मिड मार्च से, यानी सीएचएसएल का एग्जाम जब से खत्म हुआ है उसके बाद
1 मई तक जो भी वीडियो अपलोड है जीके जीएस का सभी आपको देखना है। यही प्रैक्टिस सेट है, ऊपर में लिखा होगा एमटीएस एग्जाम 2023 फला डेट आपको देखना है, बहुत काम करेगी। और एग्जाम हुआ 2-3 दिन, आपको पता ही चला होगा काम किया कि नहीं किया, है ना। तो मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।